हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम अखिलेश प्रकाश और आज मैं प्रेजेंट हूँ फिर से लेक्चर 2 फ्लूइड टॉपिक का लेके, जो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि थ्रस्ट और प्रेशर क्या होता है, और उसी का लेक्चर 2 आज लेके प्रेजेंट है यहाँ पे आपके साथ। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, ये सीरीज एसएससी की चल रही है और आई डू बिलीव कि लास्ट क्लास आपको अच्छे से समझ में आई होगी। जिन्होंने लास्ट क्लास नहीं देखी वो एक बार प्लीज़ विजिट करके देख सकते हैं। और हम आगे बढ़ते हैं, आज जानेंगे फ्लूइड के लेक्चर 2 में कि बॉयंसी क्या होती है, बॉयंट फोर्स क्या होता है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या है, ये सब चीज़ों के बारे में। राइट, ओके, लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। द फर्स्ट इज बॉयंसी। व्हेन वी हर्ड द टॉपिक बॉयंसी, देन वी शुड ऑलवेज imagine that it is a type of force or it is a tendency of liquid to oppose the pressure exerted on it, right? So जब भी आप एग्जाम्पल से समझते हैं इस बात को कि हम सभी ने बाल्टी में जग को अंदर डुबाया होगा, डुबाने की कोशिश करी होगी, राइट? लेकिन जैसे ही हम उसको अंदर दबाते हैं, थोड़ी देर बाद देखते हैं वो अपने आप ऊपर आ जाता है। तो ये जो प्रोसेस हो रहा है ये बॉयंसी की वजह से हो रहा है, राइट? जैसे यहां पे हम देख सकते हैं कि एक कॉर्क लिया गया, उस कॉर्क को यदि हम पानी में डालें और उसको थंब से प्रेस करें, जैसे ही उसको छोड़ेंगे वो ऊपर अपने आप सरफेस पे आ जाएगा वाटर के। तो ये जो हो रहा है, जो फोर्स इसको एक्सर्ट कर रहा है, जो इस पे लिक्विड टेंडेंसी जो लिक्विड की है कि इसको ऊपर फेंक दे, ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं? बॉयंसी बोलते हैं। ठीक, इसकी डेफिनेशन हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं बॉयंसी को, टेंडेंसी ऑफ ए लिक्विड टू एक्सर्ट एन अपवर्ड फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन इट। क्या बोला? टेंडेंसी ऑफ ए लिक्विड टू एक्सर्ट अपवर्ड फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन इट इज कॉल्ड बॉयंसी, राइट? इट इज अ टेंडेंसी ऑफ द लिक्विड। गैस भी इस बॉयंसी को एग्जिबिट करती हैं। ओके, बॉयंट फोर्स। अब बॉयंट फोर्स क्या होता है? अभी तो बॉयंसी देख ली हमने। बॉयंट फोर्स क्या है? ये अपवर्ड फोर्स है। जो अपवर्ड फोर्स उस ऑब्जेक्ट पे लग रहा है उसी को बॉयंट फोर्स बोलते हैं। बॉयंसी क्या है? टेंडेंसी है लिक्विड की। बॉयंसी क्या है? टेंडेंसी है लिक्विड की अपवर्ड फोर्स लगाने के लिए। ठीक, तो बॉयंट फोर्स और बॉयंसी जनरली हम सेम ही मानते हैं, बहुत ज्यादा मेजर डिफरेंस नहीं है उसमें। ठीक, जो बॉडी लिक्विड में इमर्ज की गई है उस पे जो अपवर्ड फोर्स लग रहा है, अपवर्ड फोर्स जो लग रहा है उसको नीचे जाने से रोक रहा है, उसको हम बोलते हैं buoyant force. The upward force acting on an object immersed in a liquid is called buoyant force, right? Or it is due to this upward buoyant force exerted by a liquid that weight of an object appears to be less in liquid. ये buoyant force ही है जिसकी वजह से जो ऑब्जेक्ट्स हम लिक्विड में डाल रहे हैं, जो भी ऑब्जेक्ट्स उस पानी के अंदर जा रहा है, उसका वेट एकदम हल्का हो जाता है, कम हो जाता है। क्यों? रीजन इज दिस अपवर्ड फोर्स, जो लिक्विड उस बॉडी पे लगा रहा है, राइट? तो जो अपथ्रस्ट है, इसी अपवर्ड फोर्स को हम अपथ्रस्ट भी बोलते हैं। इस अपवर्ड फोर्स को हम अपथ्रस्ट भी बोलते हैं। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि अपथ्रस्ट इज इक्वल टू बॉयंट फोर्स इज इक्वल टू लॉस ऑफ वेट। सर, लॉस ऑफ वेट, लॉस ऑफ वेट मतलब जितना बॉडी का वेट है जब वो किसी लिक्विड में इमर्ज की जाती है तो वो अपने वेट के अकॉर्डिंग उतना पानी वो डिस्प्लेस कर देती है। ठीक, अपने वेट के अकॉर्डिंग उतना पानी वो डिस्प्लेस कर देती है। इसके लिए एक चीज एग्जांपल छोटा सा ले सकते हैं कि ग्लास में कभी पानी भरे अपन घर पे, ठीक है, फुल कर दे ग्लास को एकदम टॉप तक, और उसमें कोई भी एक सॉलिड ऑब्जेक्ट, कोई भी एक सॉलिड हैवी ऑब्जेक्ट, या सबने कहानी सुनी होगी कौवे वाली, कौवे और प्यासे कौवे की, है ना? क्या करता है? कंकड़ उठा के जब बॉटल में वो फिल कर रहा होता है तो पानी धीरे धीरे ऊपर आ रहा है। तो वो क्यों आ रहा था ऊपर? इस बॉयंट फोर्स की वजह से, इस लॉस ऑफ वेट की वजह से। जितना पानी डिस्प्लेस कर रहा है वो सॉलिड कंकड़ क्या होता था? वॉल्यूम है उसका कुछ, वो जगह ले रहा है नीचे जाके, राइट? जगह ले रहा है। उसके बाद जैसे ही कंकड़ नीचे जा रहा है तो अपना पानी डिस्प्लेस कर रहा है। जब वो पानी डिस्प्लेस कर रहा है तो उस बॉटल के अंदर रखे हुए पानी के लिए कोई ऑप्शन नहीं है। उस बॉटल के अंदर जो पानी रखा हुआ है, उस बॉटल के अंदर जो भी पानी रखा है उसके पास ऑप्शन नहीं है कि वो कहीं बाहर से निकल जाए। कहीं ऐसा नहीं है, कहीं बॉटल में छेद भी नहीं है ना, होल भी नहीं है कहीं से हो कि वो बाहर निकल जाए। इसलिए वो पानी जैसे ही उसमें कंकड़ बढ़ रहा है, जैसे उसमें कंकड़ की मात्रा बढ़ रही थी, वैसे वैसे वो पानी ऊपर आ रहा था। तो क्या हो रहा है? वेट लॉस ही हो रहा है उसका, वाटर डिस्प्लेस हो रहा है उतने वॉल्यूम पे। ठीक है, जब हम
कोई स्विमर है, जब वो पानी में जाता है स्विम करने के लिए, ठीक, जब वो जंप करता है उस समय भी उसको अपना वेट, जैसे वो नीचे एक बार जंप करेगा तो नीचे जाएगा पानी में। फिर यदि आपने कभी ये स्विमिंग की होगी तो आपको ये ध्यान रखा फील हुआ होगा कि जैसे ही आप पानी में कूदे, कोई ऐसी ताकत है जो आपको ऊपर की तरफ फेंक रही है, ऊपर की तरफ ले आके छोड़ रही है सरफेस पे, है ना। तो वो वही अपवर्ड फोर्स है, वही अपथ्रस्ट है, वही बॉयंट फोर्स रहता है जो काम कर रहा है, राइट। कुछ एग्जांपल है बॉयंट फोर्स के जो अभी हमने डिस्कस किया, जैसे कि यदि एक बाल्टी को लें फुल ऑफ वाटर, इफ वी टेक अ बकेट फुल ऑफ वाटर, देन वी विल व्हेन विल इमर्ज इन वेल। आपने कुएं से पानी कभी निकाला है? हो सकता है बहुत लोग निकाला होगा, जिन्होंने नहीं निकाला वो इस चीज को इससे रिप्लेस कर ले कि जब आप एक जग पानी बाहर लेके बाल्टी से निकाल के बाहर पकड़ते हो तो वो ज्यादा वेट लगेगा। जैसे ही उस जग के पानी को आप बाल्टी के अंदर डाल दोगे और उसमें घुमाने की कोशिश करोगे तो आपको कम वेट फील होगा, ठीक है, हल्का फील होगा, राइट। वही चीज ये भी है कि बाल्टी जब कुएं में रहती है तो वो हल्की होती है, लेकिन जैसे ही कुएं से बाहर आती है वो हैवी हो जाती है, ठीक। जो स्विमर, अभी बात हुई थी हमारी आपकी कि स्विमर जब जंप करता है पानी में तो उसको एक अपवर्ड फोर्स फील होता है, ठीक है, जो सरफेस पे ले आके उसको छोड़ देता है उस अपवर्ड फोर्स की वजह से ही, ठीक। अब कॉज ऑफ बुआयंट फोर्स, बुआयंट फोर्स के कॉज क्या है, बुआयंट फोर्स के कॉज क्या क्या हो सकते हैं उसको देखते हैं, ठीक, कि जो अपवर्ड फोर्स लग रहा है वो लग क्यों रहा है। तो लेट अस कंसीडर अ बकेट या अ वेसल, ठीक है, filled with water immersed in bucket containing water as shown in figure, ठीक है। कंसीडर करते हैं कि ये कोई वेसल है और इसमें एक ऑब्जेक्ट ये रख दिया गया, ठीक। बॉयंट फोर्स का कॉज क्या है उसका डिस्कशन कर रहे हैं। ये कोई एक वेसल है या बकेट, इसमें एक सॉलिड ऑब्जेक्ट डाल दिया गया। तो अब एक चीज हमें क्या समझ में आ रही है कि इसका कुछ अपना एरिया होगा, है ना, इस बकेट का अपना एरिया है, इसका वॉल्यूम है, राइट, इसकी वाटर की अपनी एक डेंसिटी है ना, डेंसिटी को रो से डिनोट करते हैं हम लोग, ठीक। जैसे ही सॉलिड ऑब्जेक्ट इसमें रखा गया तो हमें पता है कि जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट पानी में इमर्ज होगा तो उस पे लिक्विड के द्वारा एक अपथ्रस्ट लगना शुरू हो जाएगा, एक फोर्स लगना शुरू हो जाएगा चारों तरफ से, राइट। तो जो ये फोर्सेस लग रहे हैं, ये एरो से हम देख सकते हैं कि ये फोर्स लग रहे हैं इसके ऊपर चारों डायरेक्शन से, फ्रॉम ऑल 4 डायरेक्शंस अ फोर्स इज एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। और ये भी हम देख रहे हैं कि जो साइड के फोर्सेस लग रहे हैं, जो साइड के फोर्सेस लग रहे हैं वो तो एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे, ठीक। साइड के फोर्सेस जो लग रहे हैं वो एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे, बट जो फोर्स टॉप से बॉटम की तरफ लग रहा है और एक फोर्स बॉटम से टॉप की तरफ लग रहा है, तो हमें यह भी पता है कि जैसे जैसे कोई ऑब्जेक्ट फ्लूइड में या लिक्विड में नीचे जाता है, बॉटम की तरफ जाता है, वैसे वैसे उस पे फोर्स बहुत ज्यादा एक्ट होने लगता है, ठीक है, बहुत ज्यादा एक्ट होने लगता है। तो इसी वजह से जो फोर्स यहां होगा, जो फोर्स इस टॉप सरफेस पे लग रहा होगा वो कम होगा कंपैरेटिवली टू द फोर्स एक्टिंग एट द बॉटम ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो जो नेट अपवर्ड फोर्स होगा मग पे वो इक्वल होगा किसके इक्वल होगा, डिफरेंस बिटवीन दिस अपवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन इट्स बॉटम एंड द डाउनवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन इट्स टॉप। समझ में आई बात? जो फोर्स यहां लग रहा है टॉप पे वो कम होगा जो फोर्स बॉटम पे लग रहा है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जैसे जैसे कोई ऑब्जेक्ट कोई भी लिक्विड के अंदर या फ्लूइड के अंदर डाउनवर्ड जाता है वैसे वैसे उस पे नेट अपवर्ड फोर्स जो लग रहा है, जो फोर्स उस पे एक्ट हो रहा है वो इंक्रीज होता जाता है, राइट। तो इसलिए इस सरफेस पे जो टॉप सरफेस पे फोर्स लग रहा होगा वो कम होगा कंपैरेटिवली टू द फोर्स एक्टिंग एट द बॉटम ऑफ द सरफेस, ठीक। और इसी वजह से चूंकि ये ज्यादा है तो यही अपवर्ड फोर्स है, यही अपथ्रस्ट फोर्स है जिसकी वजह से ये ऑब्जेक्ट अपने वेट के अकॉर्डिंग ही जितना वेट होता है उस पानी में उस पानी को डिस्प्लेस करता है, उस पानी के नीचे तक जा पाता है, ठीक है। यही फोर्स है नेट अपवर्ड फोर्स, ठीक। और इसी को हम बोलते हैं बॉयंट फोर्स। जो ये डिफरेंस आ रहा है ना इसका बॉटम टू टॉप का, इसी को हम बोलते हैं बॉयंट फोर्स, जो इसके इफेक्टिव वेट को कम कर देता है, राइट। अब बॉयंट फोर्स तो समझ में आ गया,
सर पॉइंट फोर्स आपने बताया, वो चीजें प्रैक्टिकली हमने देखी हैं, की हैं, और जिन्होंने नहीं किया है तो अभी एग्जांपल्स जैसे हमने लिए उसको अपने घर पे भी कर सकते हो, है ना। ग्लास में पानी भर लिया, पूरा फुल भर लिया, कंचे सबने खेले होंगे ना, कंचे उठा के अब इस ग्लास में भरना शुरू करोगे, जब पानी टॉप पे है तो आपको चीज फील हो जाएगी कि पानी डिस्प्लेस होना शुरू हो जाएगा, है ना, बाहर बहना शुरू हो जाएगा। वो रीजन वही है, जितना वॉल्यूम है उस कंचे का, वो उतना पानी, जितना वेट है उसका, उस वेट के अकॉर्डिंग वो पानी को डिस्प्लेस कर देगा, राइट। अब फैक्टर्स क्या क्या हैं जिसपे बॉयंट फोर्स अफेक्ट करता है, ठीक। फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉयंट फोर्स देख लेते हैं क्या क्या होता है। एक तो होता है वॉल्यूम ऑफ बॉडी इमर्स्ड इन अ फ्लूइड। अभी अभी हमने जस्ट एग्जांपल लिया कि बॉडी का जो भी वॉल्यूम रहेगा, वो साइज ऑफ वॉल्यूम रहेगा, वो इसको अफेक्ट करेगा, बॉयंट फोर्स को, राइट, क्योंकि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसके बॉडी के, जितना वॉल्यूम रहेगा उतना वॉल्यूम अंदर जाके लेगा ही लेगा। इट डजंट मैटर कि वो ट्रायंगुलर शेप का है, रेक्टेंगुलर शेप का है, या स्क्वायर शेप का है, या सर्कुलर है, या इरेगुलर शेप का है, जिस भी शेप का होगा पानी में जाते ही वो उस शेप का स्पेस और एरिया वॉल्यूम कवर कर लेगा। तो बॉयंसी क्या है, बॉयंट फोर्स क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये समझो बॉयंट फोर्स क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इमर्स्ड इन अ फ्लूइड, राइट। तो जितना ज्यादा साइज होगा, जितना ज्यादा वॉल्यूम होगा किसी भी बॉडी का, उतना ज्यादा बॉयंट फोर्स उस पर लग रहा होगा, उतना ज्यादा बॉयंट फोर्स उस पर लग रहा होगा। वेरी गुड। नेक्स्ट क्या है, बोला क्या है कि डेंसिटी जो है फ्लूइड की, जिसमें बॉडी को हम इमर्स कर रहे हैं, वो भी अफेक्ट करती है बॉयंट फोर्स को। डेंसिटी जो है फ्लूइड की वो भी अफेक्ट करती है बॉयंट फोर्स को। डेंसिटी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बॉयंट फोर्स के, राइट। डेंसिटी इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉयंट फोर्स। ग्रेटर द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड इन विच द बॉडी इज इमर्स्ड, ग्रेटर इज द बॉयंट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। जितना ज्यादा डेंसिटी होगा उतना ज्यादा बॉयंट फोर्स लग रहा होगा, उतनी ज्यादा उसकी ताकत होगी, है ना। वैसे ये पॉइंट जो था डेंसिटी, जब हम बोल रहे हैं डेंसिटी, तो डेंसिटी से एक चीज समझ में आनी चाहिए कि डेंसिटी का मतलब होता है घनत्व। डेंसिटी का मतलब होता है घनत्व। अब ये चीज तो हम समझ जाएंगे जैसे ही हम समझ रहे हैं घनत्व। तो जैसे जैसे उसकी डेंसिटी बढ़ रही है, किसी भी फ्लूइड की, लिक्विड की जब डेंसिटी बढ़ रही है, उसका घनत्व बढ़ रहा है ना, तो उसकी ताकत भी तो बढ़ रही है। इस तरीके से भी समझ सकते हैं, इसलिए वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बॉयंट फोर्स से। उसकी ताकत जब बढ़ी तो कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट में जब जाएगा तो उसको अपोज करेगा, राइट। अपोज करने की क्षमता भी उसकी बढ़ गई, ओके। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बॉयंट फोर्स। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी बॉयंट फोर्स के। कैसे? जब भी बॉडी हम इमर्स कर रहे हैं, जब भी बॉडी हम एक लिक्विड में इमर्स कर रहे हैं, ठीक, कोई भी बॉडी हमने लिक्विड में इमर्स किया, तो अब जैसे जी जो काम कर रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है ना, वो भी काम कर रहा है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? बॉयंट फोर्स के, राइट। तो कैसे प्रोपोर्शनल डायरेक्टली? कि जी यदि हम अर्थ पे हैं, यदि हम अर्थ पे हैं तब उस पे जो जी काम करेगा वो ज्यादा काम करेगा बॉडी के ऊपर। जैसे ही हम मून पे चले गए, जब हम मून पे चले जाएंगे तो फिर जी कम हो जाएगा, तो बॉयंट फोर्स मून पे कम हो जाएगा, हो जाएगा। इसीलिए बोल रहे हैं कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो बॉयंट फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आई बात समझ में? गुड। टेम्परेचर, टेम्परेचर भी अफेक्ट करता है बॉयंट फोर्स को। जैसे जैसे पानी का टेम्परेचर या फ्लूइड का टेम्परेचर या लिक्विड का टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे, ठीक, वैसे वैसे जो बॉयंट फोर्स है वो डिक्रीज होगा, ठीक। फ्लूइड का टेम्परेचर बढ़ा, फ्लूइड का टेम्परेचर बढ़ा तो बॉयंट फोर्स इंक्रीज डिक्रीज होगा, जैसे ही घटा तो इंक्रीज हो जाएगा, राइट। अब नोट है, नोट में क्या ध्यान देने वाली बात है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका वेट ज्यादा है अपथ्रस्ट, लिक्विड के अपथ्रस्ट से, वो
डूब जाएगा। अरे वाह, क्या इंपॉर्टेंट बात आ गई। कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका वेट ज्यादा है, कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका वेट, कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका वेट ज्यादा है अपथ्रस्ट से, अपथ्रस्ट से वेट ज्यादा है तो बॉडी सिंक हो जाएगी। अपथ्रस्ट मतलब द अपवर्ड फोर्स एक्टिंग बाय द फ्लूइड ऑन द बॉडी, द बॉयंट फोर्स। यदि किसी भी बॉडी का वेट, किसी भी बॉडी का वेट, वेट मतलब हमने पढ़ा था W इज इक्वल टू mg, है ना, वेट। यदि वो ज्यादा है तो उस लिक्विड की एक टेंडेंसी है अपोज करने की, एक अपवर्ड फोर्स लगाने की। उससे यदि ज्यादा हो गया तो बॉडी सिंक हो जाएगी। उससे कम हो गया, उससे कम हो गया तो बॉडी उस पे, यदि वेट उससे कम हो गया अपथ्रस्ट से या अपवर्ड फोर्स से, तो बॉडी फ्लोट करेगी, राइट। इस चीज को हम ऐसे भी समझ सकते हैं, एग्जांपल से घर पे अपने प्रैक्टिकल कर सकते हैं। प्लास्टिक की बॉल आती है छोटी वाली, है ना, उसको जब आप ग्लास पे रखोगे, ग्लास में भरे पानी में, ग्लास में पानी भर के उसके ऊपर रखोगे तो वो ऊपर फ्लोट करती हुई नजर आती है, राइट। लेकिन उसी ग्लास में जैसे ही हमने कंचे डाल दिए, कंचे तो सबने खेले होंगे ना, जैसे ही कंचे डाल दिए तो फिर क्या होता है, वो तुरंत डूब जाता है। क्यों? रीजन इज दिस ओनली, जो कंचे का वेट है वो ज्यादा है कंपेयर टू द वेट ऑफ द बॉल, प्लास्टिक बॉल, ठीक। तो जो कंचे का वेट ज्यादा है तो किससे ज्यादा है वो? अपथ्रस्ट से। जो पानी, ग्लास में भरा पानी है उस पे, उसके पास जितनी ताकत है उससे ज्यादा है, इसलिए वो सिंक हो गया, ठीक। वही प्लास्टिक की बॉल का नहीं है तो वो फ्लोट कर रहा है, राइट। बॉयंसी तो समझ में आ गई, बॉयंट फोर्स भी समझ में आ गया। अब नेक्स्ट टॉपिक जो अपन देख रहे हैं वो है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो अपने ग्रीक साइंटिस्ट थे आर्किमिडीज, उन्होंने हमें क्या बताया था, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, बहुत सारे, और ढेरों एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद वो इस नतीजे पे पहुंचे, इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि जो भी ऑब्जेक्ट यदि किसी पानी में इमर्ज किया जा रहा है पार्शियली या कंप्लीटली, तो उसमें जो लिक्विड है या गैस है वो एक अपथ्रस्ट या बॉयंट फोर्स एक्सपीरियंस करता है। और उसी अपथ्रस्ट और बॉयंट फोर्स जो है वो इक्वल होता है किसके? वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी, वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी। सेम एग्जांपल लेते हैं, आई एम टेकिंग द सेम एग्जांपल कि व्हेन अ ग्लास ऑफ वाटर filled with, when a glass filled with full of water at the top and we are immersing, if we will immerse certain solid body, कोई भी सॉलिड बॉडी इसमें इमर्स कर रहे हैं, ओके। आपके घर में यदि मैग्नेट हो तो आप इसकी जगह मैग्नेट भी यूज कर सकते हो, कंचे भी यूज कर सकते हो। तो आप इस एक्सपेरिमेंट को ऐसे भी परफॉर्म कर सकते हो कि वेट कर लो, ठीक है, बॉडी का जो ग्लास है उसका वेट कर लो, पानी के साथ उसका वेट कर लो, जो ये सॉलिड पार्टिकल आप ले रहे हो कंचा, उसका भी वेट कर लो। और जब आप इसको डिस्प्लेस करने जा रहे हो तो नीचे कुछ और एक वेसल लगा दो कि जो पानी डिस्प्लेस हो ना उसी में गिरे, ठीक। उसके बाद जब इसका वेट आपने बाहर कर लिया, किसका? इस सॉलिड ऑब्जेक्ट का, सॉलिड ऑब्जेक्ट का जब वेट आपने बाहर कर लिया पानी में डालने से पहले, पानी में डालने से पहले जब बाहर वेट कर लिया, अब पानी में डालने के बाद जब वेट करोगे और पानी जो डिस्प्लेस हो रहा है यहाँ नीचे, इसमें जब पानी आ रहा है, ठीक, यहाँ पानी कुछ डिस्प्लेस होगा, जैसे ये इमर्ज होगा इसमें, राइट। तो फिर इसका जब आप वेट करोगे इस बीकर के साथ पानी का, तो आपको ये समझ में आएगा कि जितना वेट इसका था, ऑब्जेक्ट का, सॉलिड ऑब्जेक्ट का जितना वेट था उतना ही वेट है पानी का जो डिस्प्लेस किया गया है, ठीक। ये मैं जनरली बता दिया समझने के लिए वो बोल क्या रहा है, जितना अपवर्ड और बॉयंट फोर्स इस पे लग रहा है,
वो इक्वल है वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी। और उसी को आर्किमिडीज प्रिंसिपल साहब ने हम सबको बताया था, उसी को हम उसी नाम से जानते हैं कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल यही है कि व्हेन अ बॉडी इज इमर्स्ड, व्हेन अ बॉडी इज इमर्स्ड पार्शियली और कंप्लीटली इन अ फ्लूइड, it experiences an upthrust or buoyant force which is equal to the weight of the fluid, which is equal to the weight of the fluid displaced by the body। ये एक्सपेरिमेंट मैंने बताया थोड़ा छोटा सा कि आपको समझ में आ जाए। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ये डिस्प्लेस नहीं करेगा। वही सेम प्यासे कौवे की कहानी कि बॉटल में पानी नीचे तक था, जैसे ही उस कौवे ने कंकड़ डालना यहां शुरू कर दिया, स्टोन डालने शुरू कर दिए, पानी ऊपर आना शुरू हो गया। तो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है जनरली कि स्टोन बढ़ता गया और पानी ऊपर आता गया, तो वो डिस्प्लेस कर रहा है ना, जितना उस सॉलिड पार्टिकल जो थे, जितना उसका वेट था उतना पानी ऊपर आता गया। और इसी को आर्किमिडीज साहब ने स्टेटमेंट में कन्वर्ट करके पूरी दुनिया को बता दिया और उसको अपने नाम से दे दिया कि ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल के नाम से जाना जाने लगा कि जितना वेट होगा किसी ऑब्जेक्ट का जब वो पानी में डाली जाती है, उतना ही उस पर जो बॉयंट फोर्स लग रहा है वो इक्वल होता है इस पार्टिकल, इस फ्लूइड के वेट के जो डिस्प्लेस हो रहा है बॉडी के द्वारा। ठीक, इसको प्रूव करने के लिए सिंपली हम क्या करते हैं कि यदि आर्किमिडीज प्रिंसिपल प्रूव करना हो तो कैसे समझेंगे। इन चीजों को अभी स्टेटमेंट से समझ लिया, अब इसी चीज को हम मैथमेटिकली कैसे प्रूव करेंगे, ठीक, वो देखते हैं। मान लो कंसिडर कर लें कि एक सिलिंड्रिकल बॉडी है, एक सिलिंड्रिकल बॉडी है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, ठीक है। उसमें जो फ्लूइड रखा हुआ है, उसमें एक फ्लूइड भरा हुआ है, उसकी डेंसिटी रो है, राइट, उसकी डेंसिटी रो है। उसमें जब हम एक ऑब्जेक्ट को इमर्ज करेंगे, उसमें जब एक ऑब्जेक्ट को हम इमर्ज करेंगे तो उसका जो अपर सरफेस है वो h1 हाइट पे होगा, h1 हाइट पे होगा, ठीक है। और जो लोअर सरफेस है वो h2 डेप्थ पे होगा, राइट। तो प्रेशर एक्सर्ट जो हो रहा होगा लिक्विड का अपर सरफेस पे जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा होगा वो हाइट h1 रो जी, यहां समझो क्या है, एक हमने सिलिंड्रिकल बॉडी कंटेनर में, एक वेसल में सिलिंड्रिकल बॉडी हमने फिल कर दी, राइट। जब इसको यहां पे इमर्ज किया तो इसका अपना एक एरिया है, सिलिंड्रिकल बॉडी जो इमर्ज हुई इसका अपना एक एरिया है, इस फ्लूइड की अपनी डेंसिटी है, इस पे एक फोर्स लग रहा है ऊपर से टॉप से। ये हाइट जो ऊपर से हाइट है इसकी वो h1 है और जो टॉप से बॉटम तक की हाइट है वो h2 है। तो इस पे एक बॉयंट फोर्स भी लग रहा है F2, ठीक। तो जो डाउनवर्ड थ्रस्ट है ये अपर सरफेस से एक डाउनवर्ड थ्रस्ट लग रहा है, इस पे एक प्रेशर लग रहा है। हमने क्या बात करी थी अभी पहले बॉयंट फोर्स में कि जो साइड के फोर्सेस हैं, जो साइड से फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, ये तो कैंसल आउट हो जाएंगे आपस में, एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे इक्वल एंड अपोजिट होने के कारण। लेकिन जो अपवर्ड फोर्स लग रहा है और जो डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है ये कैंसल आउट नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे बॉडी पानी में नीचे जाती है वैसे वैसे उस पर प्रेशर फोर्स ज्यादा लगता है, ये हमें पता है इस वजह से, राइट। तो जो ये डाउनवर्ड फोर्स काम कर रहा है वो क्या हो सकता है, जो F1 है, फोर्स इज इक्वल टू, हमने पढ़ा था ना, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया, राइट। अब F1 फोर्स है तो यहां 1 लगा दो, यहां 1 लगा दो। और प्रेशर इज इक्वल टू हमने देखा था कि H रो जी होता है, तो H1 रो जी लिख दिया इनटू एरिया लिख दिया, है ना। तो हमें F1 मिल गया, H1 रो जी ये मिल गया ना, H1 रो जी ये। और जो लिक्विड लोअर सरफेस से लगा रही है फोर्स, लिक्विड जो लोअर सरफेस से फोर्स लगा रही है वो इस सिमिलरली मिल जाएगा H2 रो जी, ठीक। तो जो अपवर्ड थ्रस्ट उस लोअर सरफेस पे लग रहा है, जो इस लोअर सरफेस पे अपवर्ड थ्रस्ट लग रहा है वो क्या बन गया हमारा H2 रो जी, ठीक है। अब देखते हैं क्या होता है। वहां से हमें ये चीजें तो मिल गई,
लेकिन हॉरिजॉन्टल जो था वो मैंने बता दिया कि वो दोनों एक दूसरे को इक्वल अपोजिट होने के कारण कैंसिल आउट कर देंगे, राइट। रिजल्टेंट अपथ्रस्ट या बॉयंट फोर्स जो उस बॉडी पे लग रहा है, ये सिलिंड्रिकल बॉडी थी, राइट। उसमें फ्लूइड रखा हुआ है, इस पे F1 लग रहा है, यहां F2 लग रहा है, ठीक। जो साइड के फोर्सेस एक्ट हो रहे थे वो एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे, ये हमें पता है। F1 हमने देखा कि वो आया H1 रो जी, F2 आया H2 रो जी। H क्या है? ये हाइट है, ये H1 है। H2 क्या है? उस ऑब्जेक्ट की जो लिक्विड में इमर्ज है उसकी बॉटम की हाइट, कहां से? टॉप सरफेस ऑफ वाटर से, टॉप सरफेस ऑफ लिक्विड से, वो H2 है, ठीक। इतनी बातें तो क्लियर हो गई। अब हमें रिजल्टेंट फोर्स चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि जो बॉटम में, जितना बॉटम में जाएंगे फ्लूइड के उतना फोर्स ज्यादा लगेगा, इसलिए हमें रिजल्टेंट फोर्स चाहिए। तो जब हम FR रिजल्टेंट निकालेंगे तो F2 माइनस F1 करेंगे, F2 माइनस F1 करेंगे, और F2 माइनस F1 करते हम देख रहे हैं कि H2 रो जी A हमने वहां से निकाला था ना, ये वाला पोर्शन F2 रो जी A कहां से आया था? ये H2 रो जी A कहां से आया था? प्रेशर इनटू एरिया से, ठीक। और H1 रो जी A, अब यहां से H2 H1 को कॉमन ले लिया, H2 माइनस H1 किया, सॉरी रो जी A को कॉमन लिया, H2 माइनस H1 बचा, रो जी A। H2 माइनस H1 को हम H लिख सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं H? क्योंकि जो वॉल्यूम है बॉडी का, जो बॉडी का वॉल्यूम है वो हमें पता है, वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है? वॉल्यूम इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं इसको? H2, मतलब जो हाइट यहां तक है, समझो ध्यान से समझो क्या कह रहा हूं। इसकी हाइट यहां से हमने ली है टॉप सरफेस से, ये H2 ली है, ठीक है। इस बॉडी की हाइट यहां से हमने H1 ली है, ठीक है। अब जब हम इस H2 में से इस H1 को माइनस कर देंगे तो इतना ही पोर्शन तो बच रहा है हमारे पास। इस H2 में से, इस टोटल H2 में से H1 को माइनस कर देंगे तो यही पोर्शन तो बच रहा है ना, सिर्फ यही पोर्शन तो बच रहा है, दिखा? यही पोर्शन बच रहा है, राइट। इसीलिए तो ये पोर्शन बचा, तो क्या निकल गया? वॉल्यूम निकल गया, और एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया तो पूरा इसका वॉल्यूम आ गया। इसीलिए उसको हम H2 माइनस H1 को H कंसीडर कर लिए और HA लिख दिए, ठीक। H2 माइनस H1 को H कंसीडर करके HA लिख दिए, और HA इज इक्वल टू V होता है, HA इज इक्वल टू V होता है। इसलिए जो ये फोर्स का फॉर्मूला बना, रिजल्टेंट फोर्स का फॉर्मूला बना, हमारे पास आ गया F इज इक्वल टू V रो G। आई डू बिलीव कि एवरीवन गेट अंडरस्टैंड व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग हियर, राइट। तो इससे क्या पता चला? इससे ये पता चला कि जो प्रोडक्ट है किसका, वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, बॉडी का जो वॉल्यूम, जितनी जिस भी वॉल्यूम की बॉडी है जो इमर्ज हो रही है लिक्विड में, ठीक है, उसका, और जो फ्लूइड की डेंसिटी है उसका, और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो उस पर काम कर रहा है उसका, यदि आपस में हम कंप्लीटली मल्टीप्लीकेशन कर दें तो हमें यह पता चल जाएगा कि कितना वेट लिक्विड डिस्प्लेस हुआ। आसान है, आसान है। अरे भाई सही बात है ना, इसका वॉल्यूम ले लिया, पूरा वॉल्यूम ले लिया, हमें डेंसिटी पता होगी पानी की, सॉरी फ्लूइड की या लिक्विड की, फ्लूइड कुछ भी हो सकता है, उसकी डेंसिटी पता होगी। इस पे एक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी काम कर रहा है, हमेशा करेगा, वो पता होगा। उसका जब हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें यह पता चल जाएगा कि कितना पानी डिस्प्लेस हुआ, कितना पानी इस ऑब्जेक्ट, इस बॉडी ने डिस्प्लेस किया, राइट। वही चीज यहां से हमें पता लग गई, ठीक है। तो अब क्या समझ में आया? ये प्रूव हुआ आर्किमिडीज प्रिंसिपल से। आर्किमिडीज साहब ने क्या बताया था कि जो भी ऑब्जेक्ट, जो भी बॉडी किसी भी फ्लूइड या लिक्विड में जब इमर्ज करी जाती है तो जितना उसका अपना वेट है, जो उस पे अपथ्रस्ट लग रहा है या
अपवर्ड फोर्स लग रहा है या बॉयंट फोर्स लग रहा है, वो इक्वल होता है वाटर डिस्प्लेसेस बाय द बॉडी, वेट ऑफ द बॉडी। इस बॉडी के वेट से जितना पानी डिस्प्लेस होगा वो उसके बराबर ही होगा। ठीक, वही चीज यहां पे निकाला। ये एफ क्या है? बॉयंट फोर्स ही तो है, ये अपवर्ड फोर्स ही तो है। ये इक्वल किसके हो गया? इक्वल किसके हो गया? जितना पानी डिस्प्लेस हुआ है उस ऑब्जेक्ट के द्वारा। ठीक, वो इसके इक्वल हो गया, हेंस प्रूव्ड। ओके, एक एक्सपेरिमेंट और कर सकते हैं हम। अभी सेम चीज को एक्सप्लेन करने का दूसरा एक्सपेरिमेंट क्या कर सकते हैं? इस एक्सपेरिमेंट में देखो, मान लो एक स्टोन लिया, पीस ऑफ स्टोन, इसका वेट आप मान लो W1, राइट। इसका वेट आप मान लो कि सब जैसे ही W1 वेट होगा, जैसे ही इसको सस्पेंड करेंगे बाहर, अभी फ्लूइड के बाहर है, फ्लूइड के अंदर नहीं है, फ्लूइड के बाहर इसका वेट कर लिया, W1 आया। ठीक, दूसरा एम्प्टी कंटेनर लिया, क्या लिया? एम्प्टी कंटेनर लिया, इसका वेट हमने किया, ये W2 मिला, स्प्रिंग बैलेंस से। ठीक, अब जो सॉलिड ऑब्जेक्ट हमने लिया था, सॉलिड ऑब्जेक्ट हमने लिया था, उसका वेट W1 आया था। कहां? फ्लूइड के बाहर, लिक्विड के बाहर W1 आया था। अब उसको हमें एक ऐसे कंटेनर में फिल करना है, मतलब डुबाना है, रखना है, जिसमें जो लिक्विड है, जो लिक्विड है वो भरा गया है कहां तक? इस नॉट तक। एक कंटेनर लेना है जिससे लिक्विड इजीली हमारे दूसरे एम्प्टी कंटेनर में इकट्ठा हो सके। ठीक, अब इसको जब हम यहां डुबा रहे हैं, इस सॉलिड पार्टिकल को जब हम पानी में अब डुबा रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि पानी ऑलरेडी यहां तक फिल है, इस नॉट तक फिल है। ठीक, जैसे ये डूबा तो पानी ये डिस्प्लेस करेगा, राइट। अब इसका जो वेट यहां पे आ रहा है पानी के अंदर, वो आ रहा है W3। कितना आ रहा है? W3। जो वेट यहां मिला हमें, वो मिला W3। पानी डिस्प्लेस हो गया, हुआ, पानी डिस्प्लेस होकर कंटेनर में जाके गिरा। कंटेनर में गिरने की वजह से जो पहले वेट था कंटेनर का, एम्प्टी कंटेनर का जो वेट था, अब वो बढ़ा। हाँ बिल्कुल बढ़ा। अभी कितना आ गया? W4। ठीक, ये क्या है? डिस्प्लेस्ड वाटर कलेक्ट किया गया है कंटेनर में। ठीक, अब देखो, क्या जो ये वेट है, कौन सा वेट? सॉलिड का वेट वाटर में, फ्लूइड में, सॉलिड का वेट फ्लूइड में W3 है, उसको माइनस कर दें, सॉलिड का वेट एयर में W1 है, तो क्या ये इक्वल नहीं हो जाएगा? जो वेट कंटेनर में पानी भरने के बाद है माइनस कंटेनर का वेट। नहीं समझ में आया? अरे मान लो ये कंटेनर का वेट 1 है, पानी भरने के बाद ये 2 है। ठीक, एम्प्टी कंटेनर का वेट 1 है, पानी भरने के बाद टोटल वेट इसका 2 हो गया। ऐसे समझो ना, A = B + C है, वही तो हो रहा है कि जो ये टोटल वेट है वो B + C है, मतलब एम्प्टी कंटेनर प्लस वाटर, एम्प्टी कंटेनर प्लस वाटर। अब हमें सिर्फ वाटर चाहिए, तो वाटर का वेट निकालने के लिए हम ये टोटल वेट माइनस वेट ऑफ एम्प्टी कंटेनर नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना? वही तो है W4 - W2, टोटल वेट माइनस वेट ऑफ एम्प्टी कंटेनर। समझ में आ गया? अरे वाह, आ गया, वेरी गुड। और यहां पे क्या किया? वेट ऑफ सॉलिड इन वाटर, राइट, वेट ऑफ सॉलिड इन वाटर माइनस वेट ऑफ सॉलिड आउटसाइड वाटर। ठीक, ये जब निकाल लिया, ये इक्वल हो गया ना वाटर डिस्प्लेस जो हुआ उसके। आई बात समझ में? ओके, वही सेम चीज लिखा हुआ है जो भी हमने डिस्कस किया। अब हमने इतना पढ़ाई कर ली, आर्गमिनिस प्रिंसिपल, बॉयंट फोर्स, ये टॉपिक हमारे क्लियर हो गया। ठीक, अब क्लियर हो गया, लेकिन टॉपिक कोई भी तब तक नहीं क्लियर होता जब तक उस पर 1 2 4 न्यूमेरिकल ना सॉल्व कर ले। वेरी गुड। न्यूमेरिकल देखते हैं कुछ क्या कह रहा है।
एक कि टू स्फीयर ऑफ सेम मटेरियल ऑफ रेडियस r and 2r respectively are immersed in a liquid. If the buoyant force on the first sphere is F, find the buoyant force on the second sphere. आसान है. क्या बोला? टू स्फीयर ऑफ सेम मटेरियल, दो स्फीयर है सेम मटेरियल के हैं जिनका रेडियस r है, r है और दूसरे का 2r है. इनको जब हम लिक्विड में इमर्ज कर रहे हैं तो क्या हो रहा है? बॉयंट फोर्स ऑन द फर्स्ट स्फीयर इज F. फर्स्ट पे जो बॉयंट फोर्स लग रहा है वो F लग रहा है. फर्स्ट पे बॉयंट फोर्स F लग रहा है. पूछ रहा है सेकेंड का बॉयंट फोर्स बताइए. क्या पूछ रहा है? सेकेंड का बॉयंट फोर्स बताइए. मान लो F फर्स्ट पे F1 लग रहा है, सेकेंड का बॉयंट फोर्स पूछ रहा है. ठीक, तो हमें अभी अभी हमने पढ़ा था कि F इज इक्वल टू होता है V रो G. बॉयंट फोर्स इज इक्वल टू होता है V रो G. ये हमने अभी जस्ट पढ़ा था ना, राइट? तो इसको क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता कि जो स्फीयर वन पे फोर्स बॉयंट फोर्स लग रहा है वो इक्वल है उसके वॉल्यूम के, और जो डेंसिटी है वाटर की वो, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के. तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हमें पता है होता है 4/3 पाई r क्यूब रो g. पता है? ओके. तो क्या मैं F1 को 4/3 पाई r क्यूब रो g नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकता हूं. ठीक, जब बात F2 की होगी तो उसी तरीके से F2 को मैं नहीं लिख सकता. F2 इज इक्वल टू 4/3. अच्छा, एक चीज, इसका रेडियस r था इसलिए यहां पे सिर्फ r लिया. इसका रेडियस r था इसलिए यहां पे सिर्फ r लिया. और यहां पे F2 इज इक्वल टू 4 पाई r क्यूब है तो इसका रेडियस 2r है, तो यहां पे मैं रखूंगा 2r क्यूब रो g. ठीक, अब देखिए F2 इज इक्वल टू हो जाएगा 4/3 पाई 2r क्यूब है तो 8r क्यूब रो g. अरे कुछ दिखा? अरे कुछ दिखा? दिखा ना? 8 यहां से ले लिया मैंने इधर इस साइड, और इस पूरे टर्म को मैं एज इट इज लिख दे रहा हूं 4/3 पाई r क्यूब रो g. तो क्या ये 4/3 पाई r क्यूब रो g F1 के इक्वल नहीं है? अरे है ना? अरे है तो सर. बस सर, आगे आंसर सर. यही तो पूछ रहा है वो. F2 फोर्स, सेकेंड स्फीयर का फोर्स, F2 इज इक्वल टू 8 F1. आ गया? आ गया. वेरी गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं हमसे? एक मेटेलिक स्फीयर है जिसका मास 2 kg है और वॉल्यूम 2.5 इंटू 10⁻⁴ मीटर क्यूब इज डिप्ड इन वाटर. फाइंड द बॉयंट फोर्स exerted by water on the sphere. Density of water is equal to 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब. ओके, बॉयंट फोर्स पूछ रहा है जो स्फीयर पे लग रहा है. ठीक, तो सेम हमें पता है कि F इज इक्वल टू होता है V रो G. आसान है ना? ऐसे ही आसान सवाल आते हैं. वॉल्यूम हमें पता है, ठीक है, डेंसिटी हमें पता है, ठीक, और वॉल्यूम जब पता है तो सीधे वैल्यू पुट करनी है इस वाले में, तो ये आ जाएगा 2.5 इंटू 10⁻⁴ मीटर क्यूब इंटू रो कितना दिया है 1000 को हम लिख सकते हैं 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब. ओके, और जी को हम लिख देंगे 9.8 मीटर पर सेकेंड. मीटर पर सेकेंड. देखना क्या हुआ, ये मीटर क्यूब था, ये क्या था यहाँ पे मीटर क्यूब था. ठीक, ये किलोग्राम पर मीटर क्यूब था और ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ओके,
इसका जब हम मल्टीप्लिकेशन आपस में करेंगे तो ये बन के आएगा 25 8 ओके ओके। ये हमारे पास आएगा 24.50। 10 के पावर -4 है और 10 के पावर 3 है, मल्टीप्लाइड बाई 10 के पावर -1 बचा। तो इसको फिर हम फाइनली जब मल्टीप्लीकेशन करेंगे इसका तो 2.45। अब यहां से यूनिट देखेंगे क्या बच गया, ये मीटर क्यूब है, मीटर क्यूब गया केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये इज इक्वल टू हम इसको लिख सकते हैं 2.45 न्यूटन, 2.45 न्यूटन। राइट राइट, यस, गॉट द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या लिया, एक हेमिस्फेरिकल बाउल लिया, वो फ्लोट कर रहा है बिना सिंक हुए लिक्विड के ऊपर, जिसकी डेंसिटी है 1.2 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ओके, इफ आउटर डायमीटर एंड डेंसिटी ऑफ द बॉल आर 1 मीटर एंड 2 इंटू 10⁴ kg पर मीटर क्यूब रेस्पेक्टिवली, देन द इनर डायमीटर ऑफ द बॉल विल बी। कोई हेमिस्फेरिकल बाउल लिया, ओके, बोल रहे आउटर डायमीटर इसका कितना है, 1 मीटर है, डेंसिटी कितनी है 2 इंटू 10⁴ किलोग्राम मीटर पर क्यूब। ये बॉल की डेंसिटी है, ठीक। जिस लिक्विड में इसको इमर्ज किया गया, ये तो बॉल की डेंसिटी हो गई, मैं बी से डिनोट कर रहा हूं बॉल को। जिस लिक्विड में इमर्ज किया गया उसकी डेंसिटी दे रखा है कितनी, 1.2 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ओके, ठीक है, आउटर डाया दे दिया, ये आउटर डाया है, इसको मैं डिनोट कर रहा हूं डी आउटर से। तो हमें आर्किमिडीज प्रिंसिपल से पता है कि जितना इसका वेट होगा, जो इसका वेट होगा वो इक्वल होगा किसके इक्वल हो, जितना लिक्विड इससे डिस्प्लेस होगा। तो हम क्या ये लिख सकते हैं, वेट ऑफ द बॉल, ठीक है, वेट ऑफ द बॉडी या वेट ऑफ द बॉल इज इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। क्या बोला, वेट ऑफ बॉल, जितना इसका वेट है वो इक्वल होगा वेट ऑफ फ्लूइड और लिक्विड डिस्प्लेस। तो हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं WB इज इक्वल टू WL, वेट ऑफ बॉल इज इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। तो हमें पता है वेट ऑफ लिक्विड और वेट ऑफ बॉल जब हम निकालेंगे तो वेट इज इक्वल टू क्या होता है, ये हमें पता है ना, वेट इज इक्वल टू क्या होता है, mg होता है। और मास इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, मास इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम इनटू रो, है ना, मतलब डेंसिटी, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी हो जाएगा ना। इसी तरीके से यहां भी हो जाएगा, लिक्विड और लिक्विड मतलब वॉल्यूम ऑफ लिक्विड और डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जी, ठीक। तो जी से तो जी गयो, जी से तो जी गयो, और वॉल्यूम जब पूछ रहा है, ठीक, अब वॉल्यूम पूछ रहा है, ये हेमिस्फीयर है, क्या है, हेमिस्फीयर। तो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम निकालने के लिए हमें पता होना चाहिए कि ये होता है 2/3 पाई r क्यूब, है ना, 2/3 पाई r क्यूब होता है। लेकिन यहां पे हमसे पूछा है
क्या पूछा है? डायामीटर किसका? इनर का, इनर डायामीटर पूछा है। तो इसको हम लिखेंगे कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब, क्यों? आउटर माइनस इनर। रो की वैल्यू यहां रख देते हैं सीधा, डेंसिटी की वैल्यू क्या दे रखी है बॉल के लिए? इंटू 2 इंटू 10⁴। ये इक्वल हो जाएगा किसके? लिक्विड में, लिक्विड का जो वॉल्यूम है उसका जो डिस्प्लेस हुआ है 2/3 पाई आर क्यूब। इसका डेंसिटी कितना दिया है? 1.2 इंटू 10⁻3। ठीक, अब क्या देख रहे हैं? 2/3 पाई, ये 2/3 पाई तो गयो, बचा क्या हमारे पास? आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब इज इक्वल टू आर क्यूब। सर ये 2 इंटू 10⁴ कहाँ गया? अरे बता रहा हूं ना भाई, ये 2 इंटू 10⁴ जो है वो यहां आ गया। कहाँ? यहां। यहां कहाँ? अरे ये डिनोमिनेटर में 2 इंटू 10⁴ आ गया, आ गया। अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? देखो इधर, देखो 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 जरा देखो, ये आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब, ये इक्वल टू स्मॉल आर क्यूब। ओके सर, 1.2 इंटू 10⁻³ है, तो क्या मैं इसको 12 इंटू 10⁻² लिख दूं तो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया ना? अरे दिख रहा है ना? हाँ, ये 2 से तो ये 6 टाइम गया, लेकिन 10⁻² है और 10⁻4 है, तो डिनोमिनेटर में 10⁻² बचा, मतलब 100 बचा। तो अब क्या समझ में आया हमको वहां से? वो यहां आप आके देखें, क्या समझ में आया हमको? वो यहां आके देखें कि जो कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब है ये इक्वल हो गया किसके? अरे 6 को 100 से डिवाइड कर देंगे तो 0.06 स्मॉल आर क्यूब बचा ना? हाँ, तो क्या मतलब हुआ इसका? अब इसको स्मॉल आर क्यूब, ओके ओके ओके। एक चीज यार ध्यान देना, एक चीज ध्यान देना, ये आर क्यूब जो है ना, स्मॉल आर हमने लिया था, ये स्मॉल आर लिया था और ये स्मॉल आर लिया था, ये एक्चुअली कैपिटल आर रहेगा, ये कैपिटल आर रहेगा, ये कैपिटल आर रहेगा, कैपिटल आर क्यूब रहेगा, क्योंकि जो लिक्विड है वो टोटल, स्मॉल आर तो हमारा इनर डाया है, लेकिन जो लिक्विड में जब ये ऑब्जेक्ट प्लेस किया जाएगा तो ये तो कैपिटल आर आउटर डाया से ही पानी डिस्प्लेस करेगा ना, इसलिए कैपिटल आर रहेगा। ठीक, तो ये भी हमारा कैपिटल आर रहेगा। आई बात समझ में? आई बात समझ में? इसको एक दूसरे की तरफ ट्रांसपोज कर देंगे तो हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा 1 आर क्यूब माइनस 0.06, तो 1 से 0.06 किया तो 0.94 आर कैपिटल आर क्यूब, ये बचा। यस, ये बचा। हे प्रभु, जब ये बच गया तो अब क्या निकालना है? इनर डाया निकालना था, लेकिन अभी मैं इनर रेडियस निकाल रहा हूं, इसका क्यूब रूट कर दूंगा। 0.94 कैपिटल आर क्यूब का क्यूब रूट कर दिया, हमारे पास जो वैल्यू आ गई वो आ गई कितनी कितनी कितनी? 0.94 आर क्यूब का जब क्यूब रूट हम लोग करेंगे तो ये समथिंग आपका आ जाएगा समथिंग 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 0.979 आएगा, हम 98 लिखेंगे और कैपिटल आर। तो यहां से हमको R इज इक्वल टू, देखो क्या मिला, देखो यहां देखो क्या मिला, यहां देखो R इज इक्वल टू 0.98 कैपिटल R मिला। ये रेडियस है, रेडियस को जब डाया में कन्वर्ट करना होगा तो D इज इक्वल टू 2R होगा,
अरे हो जाएगा ना, हो जाएगा भाई, 2r होगा, 2r हो गया। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 2r को क्या लिख सकता हूं, इनर डाया। अरे सर यहां कहां लिख रहे हो, समझ नहीं आ रहा, रुक जाओ सर ऊपर लिख देता हूं, रुक जाओ सर ऊपर लिख देता हूं, ऊपर 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 कहता है कबूतर। लो यहां देखो सर, यहां देखो सर, यहां ये जो 2r है इसको मैं लेके अब यहां लिख रहा हूं, यहां देखो 2r को मैं लिख सकता हूं इनर डाया इज इक्वल टू 0.98 आउटर डाया, लिख सकता हूं ना, इनर डाया इज इक्वल टू 0.98 आउटर डाया। और आउटर डाया हमको पता है कितना, 1 मीटर। आउटर डाया पता है ना हमको 1 मीटर, तो 0.98 इंटू 1 मीटर, तो इनर डाया क्या निकल गया, 0.98 मीटर। वेरी गुड, आंसर इज गिवन हियर 0.98 मीटर। आई बात समझ में, आ गई सर, ओके सर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि जब एक बॉडी, व्हेन अ बॉडी फ्लोट्स इन लिक्विड कंटेन्ड इन अ बीकर, इफ द होल सिस्टम फॉल्स अंडर ग्रेविटी, देन द अपथ्रस्ट ऑन द बॉडी इज, होल सिस्टम फॉल्स अंडर ग्रेविटी। तो देखो भैया, जब पूरा का पूरा सिस्टम अंडर ग्रेविटी पे फॉल हो रहा है, तब जो बॉडी इस पे फ्लोट कर रही है वो भी तो फ्री फॉल कर रही है। और जब कोई बॉडी फ्री फॉल करती है, जब कोई बॉडी फ्री फॉल करती है, तो हमेशा हमेशा याद रखना कि जो उस पे अपथ्रस्ट लगेगा वो 0 होगा। क्या होगा, 0 होगा। वेरी गुड, याद रखना। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग, क्या कह रहा है ये, consider the motion of a small spherical steel body of mass m falling freely, small spherical steel body of mass m falling freely through a long column of a fluid, falling freely through a long column of a fluid that opposes its motion with a force proportional to its speed. Initially the body moves down fast, but after some time attains a constant velocity known as terminal velocity. If weight mg, opposing force Fv and buoyant force Fv act on the body, then the correct equation relating these forces after the terminal velocity is reached is, okay, so तो भैया एक चीज याद रखो, क्या ये क्या कह रहा है हमसे कि पानी है, पानी रे पानी, पानी है, पानी है, पानी, हाँ पानी, उसमें एक स्मॉल स्फेरिकल स्टील बॉडी, स्टील का एक बॉल लिया और इसे डाल दिया, और वो अब इस वाटर कॉलम में, जो ये लंबा सा वाटर कॉलम है, इसमें से फ्री फॉल हो रहा है। फ्री फॉल हो रहा है तो भाई साहब इस पे mg काम कर रहा है, वेट ऑफ द जो बॉडी है वो काम कर रही है। और उसने बोला कि जब कांस्टेंट वेलोसिटी आ जा रही है, मतलब टर्मिनल वेलोसिटी जब रीच हो जा रही है उसकी, तब जब टर्मिनल वेलोसिटी रीच हो जा रही है, कंडीशन लगाएगी जब टर्मिनल वेलोसिटी उसकी रीच, टर्मिनल मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी जब रीच हो जा रही है, तो उस पे एक अपोजिंग फोर्स लग रहा है, एक अपोजिंग फोर्स लग रहा है। अपोजिंग फोर्स जो इसके नीचे आने से रोक रहा है वो है Fv, और अपोजिंग फोर्स लग रहा है, हमें पता भी है कि बॉयंट फोर्स भी तो लग रहा होगा, एक बॉयंट फोर्स भी तो लग रहा होगा Fb, जिसको बोले Fb। बस हमसे क्या जानना चाह रही है कि भैया बता दो इसमें से करेक्ट इक्वेशन कौन सा है जो इन फोर्सेस का रिलेशन हमें समझा दे, इन फोर्सेस का रिलेशन हमें समझा दे। ठीक है, तो हम क्या इस फिगर को देख के, जब ये फिगर हमने बना लिया, तो इसको देख के हमें समझ नहीं आ रहा है कि जितना फोर्स नीचे लग रहा है, जो वेट है जो नीचे लग रहा है और जो उसको अपोज कर रहा है, वो सब इक्वल होंगे। कैसे? अरे जो वेट है, वेट ऑफ बॉडी है, वो इक्वल हो जाएगी
इक्वल हो जाएगी किसके, सम ऑफ अपोजिंग फोर्स बोलो, अपोजिंग फोर्स बोलो या रेजिस्टेंस बोलो, और किसका सम है, अपोजिंग फोर्स का, रेजिस्टेंस का और बॉइंड फोर्स का। फिगर से ही दिख रहा है लेकिन फिर भी हम जरा सा एक्सप्लेन कर दे रहे हैं आप लोगों को, है ना, है ना, है ना। तो वेट ऑफ बॉडी होता है mg और अपोजिंग फोर्स यहां दे रखा है Fv और बॉइंड फोर्स दे रखा है Fv। अरे ये एक नीचे आ रहा है, दो इसको रोक रहे हैं, तो ये दोनों मिलके उसको रोक रहे हैं, तो ये ऐसे समझ लो यार, आसान है यार। देखो mg इक्वल टू Fb माइनस Fb, क्या है क्या है क्या है क्या है, ये क्लियर, क्लियर, ओके। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में फिर कुछ टॉपिक्स के साथ इसके फर्दर टॉपिक्स पढ़ेंगे और जानेंगे, और अभी तक जितना लेक्चर हुआ है उसके लिए वो ध्यान से आप लोग देखेंगे, सीखेंगे और समझेंगे। ओके राइट, तब तक के लिए थैंक यू।